मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है, मोर एंड मोर न्यू पीपल आर कमिंग टू द मार्केट एंड इट इज डन रॉन्ग। ना सिर्फ ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, दुनिया की बेहतरीन एसेट क्लास से, बट अपना कैपिटल भी यूज कर देंगे एंड आई डोंट वांट दैट। सो अप्रैल में मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक शॉर्ट कोर्स बनाया था, एज वाइज ब्रेक किया था कि आप कौन से एज ब्रैकेट में है तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे 18 से 25 में है तो क्या करना है, 26 से 41-40 में है तो क्या करना है, 40 ऑनवर्ड्स क्या करना है। और वो वीडियो आज मैं पूरी की पूरी एग्जैक्टली एज इज यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के। मकसद क्या है, मैं आपको एक रोड मैप दे दूँ। नंबर्स ऊपर नीचे होंगे और इसीलिए मैंने एक्सेल की शीट नीचे लगा दी है, सो दैट आप अपने हिसाब से नंबर्स को अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से चेंज कर दें, बट द लॉजिक will remain true. Now before you grab a coffee and listen to it as a podcast, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं। नंबर 1, वीडियो थोड़ी सी पुरानी है तो जो भी यील्ड और प्राइसेस इस्तेमाल हुई है वो 3 महीने 4 महीने पुरानी है, बट वंस अगेन एक्सेल की शीट लगी है तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम यू वांट। नंबर 2, जिन स्टॉक्स की बात हुई है कंसिडर देम ओनली एज एन एग्जाम्पल, ना ये रिकमेंडेशन है ना ये एडवाइस है। एंड लास्ट 3, एज अ प्रोफेसर मैंने 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट एंगल से बार बार समझाने की कोशिश की है। मकसद क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो रेपिटेशन हो तो माफी चाहता हूँ। इस वीडियो ने मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को बहुत हेल्प किया और बाय द वे मेरे एक कम्युनिटी मेंबर ने मुझे कहा था कि आप इसको यूट्यूब पर डाल दें, बाकी सब लोगों को भी बहुत हेल्प। सो आई एम डूइंग दैट एग्जैक्टली एंड आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद है। एंड एज ऑलवेज ऐसा ही एक शॉर्ट कोर्स अगर आपको हर महीने देखना है, कंसिडर जॉइनिंग कम्युनिटी। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आई फील कि हम लोग थ्रेड को बीच में से पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सवाल पूछते हैं जो कि मिड जर्नी क्वेश्चंस होते हैं। मिड जर्नी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? कौन से स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी है, किस में आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड मिलेगी, कैपिटल गेन्स के लिए स्टॉक्स कब लेने हैं, और टैक्टिक्स, जो मैंने कोर्स बनाया था कि टैक्टिक्स कैसे करने हैं, SIP करना है, वन टाइम करना है। आई फील दैट वी मिस द ब्रॉडर पिक्चर। द ब्रॉडर पिक्चर इज कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी रीजन की वजह से। वो रीजन हो सकता है कि हमको मंथली इनकम चाहिए, वो रीजन हो सकता है कि हमें अर्ली रिटायरमेंट करनी है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, बच्चे की एजुकेशन हो सकती है। एंड आई ऑल्सो फील कि हम लोग जर्नी बहुत लेट शुरू करते हैं। तो इसेंशियली ऑल दोज पीपल जो कि यंग हैं, डजेंट मैटर मैंने 18 साल के ब्रैकेट से शुरू किया है, बट जो लोग हम यंग हैं और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए ट्रू नॉर्थ क्या है, किस किस्म का पोर्टफोलियो एज ब्रैकेट वाइज कैसा दिखना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। दीज आर ऑल माई ओपिनियंस। हो सकता है कि आप किसी और को सुनते हो, वो आपको कहे कि नहीं यार, अगर आप यंग हैं तो गो ऑल इन, टेक द मोस्ट रिस्क पॉसिबल। बट आई थिंक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और जो 15 साल मैंने मेहनत की है, चीज़ों को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स डिफरेंट इन पाकिस्तान देन इट इज़ इन USA, जहाँ की तकरीबन वीडियोज़ हमें मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा शॉर्ट कोर्स बनाएं जो कि हम सब की हेल्प करे। यंग लोग जो 18 से 25 के बीच में हैं, जो फिर 26 से 40 के बीच में हैं, एंड 40 ऑनवर्ड्स, जस्ट टू सी एग्जैक्टली कि हमने हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट जर्नी गुजारनी कैसे है। अगर आप 18 साल के हैं तो आपने आइडियली क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। नंबर बैक्ड कि अगर आप ये करते तो ये रिटर्न बनता, अगर आप ये करते तो ये रिटर्न बनता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, और इसके इंपेरिकल एविडेंस क्या है कि अगर आपने पहले ये किया होता 5 साल पहले से, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता। इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट में ये भूल जाते हैं कि कंसिस्टेंसी की पावर क्या है, कंपाउंडिंग की पावर क्या है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। तो आज वाले शॉर्ट कोर्स में हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। इसेंशियली बाय द एंड ऑफ दिस 30-35 मिनट्स मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देके जाऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट को लेके चलना कैसे है, ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी को गुजारना कैसे है, और अगर आप ऑप्शन नंबर A चूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर B चूज करेंगे तो क्या मिलेगा। और इसमें मैंने एक एक्सेल की शीट भी डाल दी है, अगर आप चेंज करना चाहें ये नंबर्स तो आप कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, बिफोर आई गो एंड एक्सप्लेन द एज वाइज ब्रैकेट एंड आई कम बैक टू व्हाट डिड वी लर्न, मैंने वहां पे एक्सेल की शीट के अंदर बहुत सारे आर्बिट्रेरी नंबर यूज किए हैं। जैसे डिविडेंड आता है क्वार्टरली, बट मैंने अंदाजन के तौर पे साल यूज किया है। क्वार्टर पे यूज करेंगे कंपाउंडिंग का नंबर ज्यादा होगा,
बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस, मैंने एलयू नंबर यूज किया है, मैंने सेविंग का एक परसेंटेज लगाया है। आपके पास एक्सेल की शीट होगी, आप चाहें तो उसको चेंज कर दें। तो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कहां से होगी, कहां तक जाएगी, और हमारा किस किस्म का रिटर्न बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द अर्लीस्ट एज, कि अगर आप 18 से 25 साल की एज में हैं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए। फिर मैंने उसको बैक टेस्टिंग करके देखा है कि क्या नंबर निकलते हैं। वंस अगेन मैंने अज्यूम किया है कि आपकी ₹1,00,000 की मंथ की इनकम है। हो सकता है कि आपकी ₹1,00,000 की मंथ की इनकम ना हो, 50,000 रुपए हो। जब मैं 18 साल और 22 साल के बीच में था तो मैं कोई 60-70% ऑफ माई ओन इनकम सेव करता था। मैं 15 साल आगे का सोच रहा था कि जब 20 साल आगे का, कि जब मेरे बच्चे को एजुकेशन के लिए खर्चा करना होगा, मेरी शादी का मुझे खर्चा करना होगा, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। ये सबके पर्सनल गोल्स होते हैं, बट फोकस एक ही होना चाहिए। इस एज में आपका फोकस होना चाहिए विच इज टू सेव 50%, 40%, 30%। हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो सकता है कि आपकी इनकम 50,000 रुपए हो और आपका सेविंग बिल्कुल नहीं होता हो। डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। आपने अगर 50,000 रुपए में से आप 2,000 रुपए भी सेव कर लेते हैं, देन दैट सेविंग विल बिकम रॉ मटीरियल फॉर द फ्यूचर। जब मैं सेकंड ब्रैकेट पे आऊंगा और आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा कि कोई बंदा अगर 26वें साल से शुरू करता है और 18वें साल से उसने शुरू किया है, तो दोनों के रिटर्न्स में, दोनों के पोर्टफोलियो में कितना फर्क है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर आपकी 5,000 रुपए की सेविंग है, 1,000 रुपए की सेविंग है, 2,000 रुपए की सेविंग है, सेविंग नहीं है, अगले महीने से आप करने की कोशिश करते हैं, आपने सेविंग पे अपना फोकस रखना है। द फोन कैन वेट, न्यू मोटरसाइकिल कैन वेट, डाइन आउट्स कैन वेट, योर फर्स्ट फोकस शुड बी सेविंग। मुझे सेव करना है हर मंथ के हिसाब से, मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है। हम इस एज में क्या सिखाते हैं? हम इस एज में सिखाते हैं कि आपने सेव करना है और आप रिस्क लेने के काबिल हैं। अब लोग इसका कॉन्सेप्ट बहुत डाइल्यूट कर देते हैं। एक तो पहले तो इस बात को बहुत कैटेगोरिकली समझ लें कि पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, वो इनहेरिटेंटली बहुत रिस्की है। इसका कहने का मकसद क्या है? जो चीज आज 3,000 रुपए की होनी चाहिए ना, पाकिस्तान की मार्केट इतनी रिस्की है कि वो 1,000 रुपए की है। लोग नया पैसा लेके आने को तैयार ही नहीं है। तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स आप देखते हैं ना, उसके अंदर भी रिस्क बिल्ट इन है। जो चीज 50 के पी मल्टीपल पे पाकिस्तान में चलनी चाहिए, वो 15 के पी मल्टीपल पे चल रही है। डॉलराइज रिटर्न है, गारंटीड टाइप का रिटर्न है, पैसे इतने अच्छे बन रहे हैं कि अनइमेजिनेबल है। उसका 50 का पी मल्टीपल इंडिया में होता, यूएस में को 60-70 का पी मल्टीपल होता, पाकिस्तान में वो 12 के पी मल्टीपल पे चल रही है। वो कंज्यूमर कंपनीज जिनके मार्जिन एक्चुअली बढ़ रहे हैं इस इन्फ्लेशन के अंदर, सेल्स 50% की ग्रोथ आ रही है, जिनको कम से कम 40-50 की पी मल्टीपल पे चलना चाहिए, वो इस वक्त चल रहे हैं 11, 12, 13, 14 के पी मल्टीपल पे। वो कंपनीज जो कि साइक्लिकल्स होते हुए कंपाउंडिंग मशीन बन गई हैं, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, बट कंपनीज के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, क्योंकि वो डेट भी लेती हैं। आपके लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपको कहूं कि यार फुरकान भाई या फैसल भाई या वॉट एवर योर नेम इज, आपका गारंटीड रिटर्न मैं आपको देता हूं प्रॉफिट पे, नॉन इस्लामिक की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लामिक की बात कर रहा हूं, 30%। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं 30% रिटर्न ऑन इक्विटी कमाता आया हूं। आप क्या कहेंगे? ये लो मेरा पैसा और लगाओ। ये रिटर्न तो कोई बना के नहीं दे सकता इस इकोनॉमिक हालात के अंदर। देयर आर कंपनीज जो कि इन हालात के अंदर डेट लेके, एक्विटी लगा के, डिविडेंड रोक के री इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और 3 और 4 के पी मल्टीपल पे चल रही हैं। लिटरली एक कंपनी है जिसमें 140 अरब रुपए का ऑन अ नॉर्मल बेसिस 300 रुपए का कैश पड़ा है, 700 रुपए की कंपनी चल रही है, 40% ROE चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब मैं अभी रिटर्न आपको जो 15-17% लगाऊंगा, अगर आप सिर्फ उस कंपनी में पैसे लगा दें तो आपका मनी कंपाउंड होगा एट 30-40%। वो 3 और 4 के पी मल्टीपल पे कंपनी चल रही है। सो पाकिस्तान इज इनहेरिटेंटली अ रिस्की कंट्री टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बट क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह नहीं है कि आप 25 कंपनियां खरीद लें 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में।
आपने खरीदनी है 2 या 4 कंपनीज, बट रिस्क को कम करना है। रिस्क को कम कैसे करना है? आपने डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज खरीदनी है। वो मैं अभी लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? अभी आपका फोकस होना चाहिए सेविंग पे। ये मैंने बात की बाय द वे पाकिस्तानियों के लिए, वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तानी हैं, लोकल कंपनीज में काम करते हैं, जिनकी सैलरीज बहुत कम है। लेकिन अगर आप डॉलराइज्ड इनकम कमाते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने के निकाल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप 25% आपका खर्चा होना चाहिए, 75% शुड बी योर सेविंग्स। और जब मैं आपको नंबर्स बताऊंगा ना कि अगर आपने आगे के सालों में ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया तो आप अगले सालों में क्या कर सकते हैं, योर माइंड विल बी ब्लोन अवे। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट इनटू द सेफ स्टॉक्स टाइप, डिविडेंड यील्ड स्टॉक टाइप में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कितना बनता है, योर माइंड विल बी ब्लोन अवे। द प्रॉब्लम इज हम चीजों को कॉन्टेक्चुअली नहीं देखते, हम हर रेयर रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी नॉट जंप अहेड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। Right now, if your age bracket is between 18 to 25, your first focus should be saving and the entire amount should come into dividend yielding stocks. Let's go ahead and let me explain कि मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। सबसे पहले तो इस वक्त आपके पास जो सबसे बड़ा एसेट है ना, वो आपकी इनकम नहीं है। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका वक्त है, और ये वक्त आपकी इनकम को तो ग्रो करेगा ही करेगा, आपके एक्सपीरियंस को भी ग्रो करेगा। इन हालात में या इस एज ब्रैकेट के अंदर आई डोंट वॉन्ट यू टू बाय अ स्टॉक जिसके अंदर नुकसान होने के खतरात बहुत ज्यादा हो और आप डिस्करेज्ड हो जाएं, आपको लगे कि यार ये स्टॉक मार्केट कचरा है, जाहिल है, बेकार है, घटिया है। वी आर नॉट डूइंग दैट। हमने पैसा लगाना है ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड देते हो। मैंने आपको समझाया ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इनहेरिटेंटली रिस्की है, हमें और रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 20%, 15%, 18% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स लगते हैं तो हम कंपाउंड कैसे करेंगे? हम इन्हीं के अंदर से पैसा निकाल के, क्योंकि हमें इस्तेमाल तो करना नहीं है। अगर आप 50% अपने मंथ की सेव कर रहे हैं और आपको 15,000 रुपए का डिविडेंड मिलता है, आपने इसको यूज तो करना नहीं है। हम ये 15,000 उन्हीं स्टॉक्स में वापस इन्वेस्ट करेंगे। ये वो एज है जहां पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपकी इनकम अभी ग्रो होना बाकी है, आपने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू करना है। हम ये 50,000 रुपए, लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 25,000, 5,000, 2 लाख, वॉट एवर दैट अमाउंट इज, हमने इसको, हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि वी बाय डिविडेंड ओनली स्टॉक्स एंड टू अचीव 2 थिंग्स: बूस्ट कॉन्फिडेंस, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, फ्लश यू विथ कैश। यार मोटिवेशन कैसे आएगी? जब हर क्वार्टर की एंड पे आपको डिविडेंड आके गिरेगा, आपको लगेगा कि आपका स्टॉक भी बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है तो वहीं खड़ा है, लेकिन डिविडेंड आपको आके वो स्टॉक दे रहा है। मार्केट ऊपर नीचे हो गई है बट आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। आपको नजर आएगा कि यार मेरे पास अब वक्त है और मेरे पास पैसा है सीखने के लिए, तो इससे बड़ी चीज आपको इस एज के अंदर नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप ये कॉन्सेप्ट को अभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर आप मुझे अपना मेंटोर समझते हैं, डू दिस, जस्ट सेव एंड इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक्स। मैं आपको भी एग्जाम्पल स्टॉक्स भी देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। अब टैक्टिक्स क्या है हमारी? टैक्टिक्स होती क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? री इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम सेविंग। ठीक है, टैक्टिक्स क्या है? 4 से 5 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होंगे, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है इस वक्त हमें डिवर्सिफाई करने की, हमने रिस्क को ऑलरेडी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर कम कर दिया है। और ये जो हमारी एज है, इस एज के अंदर हम लोग अगले फेज के लिए आप लर्न करेंगे कि सिक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं, कैपिटल गेन स्टॉक्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरली ग्रोथ स्टॉक्स जो मनी मेकिंग मशीन्स होती हैं, जो कंपाउंडिंग मशीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उनमें कब पैसा लगाना है, तो वो भी हम इस टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर टैक्टिक्स। वी विल नॉट फॉरगेट कि हमें 50% वाले स्टॉक्स भी लेने हैं, बट अभी हमने अपने इन्वेस्टमेंट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर करनी है। ठीक है, सो दिस इज द बास्केट। बास्केट क्या है? आपकी एज ब्रैकेट है 18 से 25, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक्स जो कि आपको ब्रोकर आपका पिच करता है, यू विल लूज आउट। इफ यू लूज आउट, आपने जो रिटर्न कमाया होगा उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और एक चीज जो कि आपको रियल वेल्थ, मनी मेकिंग बना सकती है ना,
उस एसेट क्लास को आप कंप्लीटली छोड़ देंगे, या तो आप प्लॉट्स लेना शुरू कर देंगे, गोल्ड लेना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर अर्निंग एसेट्स नहीं है। गोल्ड इज नॉट अ कंपनी जो कि पैसे को बनाता है। कंपनीज पैसे को बनाती हैं नया प्रोडक्ट्स बना के। इसमें आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के साथ साथ रियल रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, सो मैंने आपके एज के वाइज आपको डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू द एक्सेल शीट एंड आई एम एग्जैक्टली टेल यू कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेट्स से आपकी सैलरी ₹1,00,000 है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 50% मैंने आपकी सेविंग अज्यूम की है। आपकी सेविंग निकलती है ₹50,000 अ मंथ। मैंने इसको एनुअलाइज कर दिया है, मंथली मुझे करने की जरूरत नहीं है, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैंने यहां से निकाला है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या हो रहा है, बट ये भी मैंने एनुअलाइज कर दिया है। स्ट्रैटेजी क्या है? जो डिविडेंड आपको इस एज ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, आपने री इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने इस एज ब्रैकेट में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि नई इनकम जो मंथली आ रही है उसको भी आपने इन्हीं स्टॉक्स के अंदर डालना है, और जो आपके पास ये स्टॉक्स डिविडेंड कमा के दे रहे हैं उसको भी कंपाउंड करना है। वंस अगेन सॉरी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इस बात को, बट ये दिमाग में बसा लेना बहुत जरूरी है। कंपाउंड दो तरीके से होता है। एक, कैपिटल गेन्स वाली कंपनी को जो कि मनी मेकिंग मशीन है, उसको आप यहां पे पैसे दे दें, आप उसको बोलें आप कंपाउंड करते रहें, हम 3-4 साल के बाद देखेंगे। इस स्ट्रैटेजी को मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता हूं कि पहले सालों के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो आपने किया आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको कहता हूं आप लकी सीमेंट यहां पे लेके छोड़ दें और आपको 8 साल के बाद देख लीजिएगा 700 रुपए की चीज 700 पे खड़ी रहती है, नफा बहुत बड़ा हो जाता है, 200-250 रुपए का, ये 1000 रुपए का नफा हो जाता है। बट लेट्स से फॉर सम रीजन स्टॉक नहीं बढ़ा है, आप कहेंगे कचरा एसेट क्लास है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होगा तो आप कहेंगे कि नहीं यार, ये वो एसेट क्लास है जो पैसे बना के मुझे दे रहा है। इसलिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इस एज ब्रैकेट के अंदर, आप कहीं भी हैं, आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। बैक टेस्टिंग पे जाने से पहले कि आपने 5 साल पहले शुरू किया होता तो क्या होता, लेट मी एक्सप्लेन कि इस एक्सेल की शीट के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने आपको यह बता दिया कि सैलरी कितनी है, सेविंग्स कितनी है। आप इसको चाहें तो 50,000 रुपए कर लें, 5 लाख रुपए कर लें, 50,000 रुपए कर लें, ये खुद ही शीट अपनी चेंज होती जाएगी। बाय द वे ये सारी शीट्स लिंक्ड है। अगले जो बास्केट है उसको मैंने यूज करने के लिए इस शीट को यूज किया है, तो ये सब लिंक्ड है। लेट्स अज्यूम कि मैं पहले वाले नंबर के ऊपर रहता हूं, विच इज ₹1,00,000 पर मंथ। ठीक है, अब आप 50,000 रुपए पर मंथ संभाल रहे हैं। अब आप 50,000 इंटू 7 साल इंटू 12 महीने, हर महीने आपने पैसे बचा के स्टॉक मार्केट में डालना है। क्या लेना है? ये 4 डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज किए हैं। इसको आप एग्जैक्टली भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और मैंने इसकी एनुअलाइज यील्ड को एडजस्ट भी कर दिया। मैंने कहा 18% ईफर्ट दे रहा है जो कि आज 22% 20% दे रहा है। हपको में लोग कहते हैं 25% की यील्ड है, मैंने 15 कर दिया है उसको। पीओएल में लोग कहते हैं 17-18 है, मैंने उसको फिर 15 कर दिया है। डीसीआर एग्जैक्टली 15 है, मैंने उसको 15 कर दिया है। हमने हर स्टॉक के अंदर 25% डालना है। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, 8 स्टॉक्स क्यों नहीं, 4 स्टॉक्स क्यों? प्लीज, जितने कम स्टॉक्स उतना अच्छा। फाइनेंशियल टर्म्स में जाने से पहले या बगैर जाए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, इन स्टॉक्स ने ना अपना कोर ट्रू बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक्स आपको नहीं अच्छे लगते हैं, आप कुछ और ले लें, बट इन्होंने अपना रिस्क ऑलरेडी कम कर दिया है। अब डाइवर्सिफाई करके क्या कोशिश करेंगे? रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है। यहां पे जरूरत है कि आप इन्हीं स्टॉक्स को जो कि गारंटीड या फिर मोस्ट लाइकली डिविडेंड्स देते हैं, आप उसमें, अब यहां पे आप चाहें तो आप एपीएल इस्तेमाल कर लें, उसकी भी 15% यील्ड है। आप चाहें तो आपको इस्तेमाल कर लें। ये स्टॉक्स आपको किसी भी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के अंदर डिविडेंड यील्ड में मिल जाएगा। आप नॉन इस्लामिक हैं, यूबीएल, एचएमबी, बीएएचएल, ये सारे स्टॉक्स आपको ले सकते हैं अगर आप नॉन इस्लामिक हैं। बाय द वे, अगर आप नॉन इस्लामिक इस्तेमाल करते हैं उनकी यील्ड आपको ज्यादा मिलेगी, अगर आप इस्लामिक यूज करते हैं तो आपको यील्ड कम मिलेगी। ठीक है, हमने क्या किया, ये 15% पे इन्वेस्ट किया, 6 लाख रुपए पहले साल में हमने इन्वेस्ट किया, 94,000 रुपीज का रिटर्न हमें मिला। हमने इसके अंदर नए 6 लाख रुपए, पुराने 6 लाख प्लस रिटर्न हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब आपको 2 लाख 3, आप अपना रिटर्न देख लें, डबल हो गया है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो भी डबल हो रहा है। Essentially, by the end of the period,
आपके पास 7.8 मिलियन रुपीस होंगे जो आपने इन्वेस्ट किया होगा 42 लाख रुपए, और ये रिटर्न 78 लाख रुपए का रिटर्न होगा, जो कि इसेंशियली आप हार्ड कैश भी बोल सकते हैं, बट अभी उन स्टॉक्स के अंदर हैं जो फिर अगले क्वार्टर आपको डिविडेंड देंगे। तो ये वो रिटर्न है जो आपको मिलेगा। आप आईआरआर में इसमें इसलिए नहीं निकाल रहा बिकॉज आईआरआर में नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो वो आईआरआर चेंज हो जाता है क्योंकि हर साल का रिटर्न चेंज हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी। बट अब ये सोच लें मोटा मोटा आपका पैसा डबल हो गया है इन 7 सालों के अंदर। नंबर डजंट मैटर, परसेंटेज सेम रहेगी, इसलिए नंबर डज नॉट मैटर। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, 18 से 25 साल के अंदर आपके एक्सपेंसेस शुड बी लो, यू शुड कर्टेल योर एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। ये लॉजिक अभी आपको सिर्फ थियोरी लग रही होगी, जब मैं अगले बास्केट के अंदर जाऊंगा ना 26 से 40 साल के एज ब्रैकेट के अंदर, तब आपको नजर आएगा कि यार अगर आपने सिर्फ 26 में शुरू किया और आपने ये पोर्टफोलियो को लेके आप आगे गए, दोनों के रिटर्न्स में कितना फर्क है। बट लेट्स मूव अहेड एंड से कि यार अगर आपने एक बार पैसे लगाया और मंथली इनफ्लो आपने करना छोड़ दिया, 16 लाख पे पहुंचेंगे आप कितने पे थे, 78 लाख रुपए पे। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 6 लाख रुपए की, आप 16 लाख पे पहुंचे। रिटर्न इज स्टिल ग्रेट, बट मेरे हिसाब से इस एज ब्रैकेट के अंदर दिस नंबर, ये जो इन्वेस्टमेंट का नंबर है, दिस शुड बी हायर। रिटर्न तो खुद ही बन जाएगा। समझाने का मकसद क्या है, द रॉ मटीरियल इज नॉट द परसेंटेज रिटर्न दैट यू मेक, द रॉ मटीरियल इज हाउ मच यू इन्वेस्ट। वो कहां से निकलता है, आपकी सेविंग से निकलता है। सेविंग कहां से निकलती है, माइंडसेट से एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंस से निकलती है, पेशेंस से निकलती है। 7 साल अगर आप पेशेंट छोड़ दें, 6 लाख रुपए मैंने लगा के छोड़ दिया है, अब मैं बस जो रिटर्न बनेगा उसी को देखूंगा, आपका पोर्टफोलियो होगा 16 लाख पे। अभी हमने क्या यूज किया, अभी हमने यूज किया कि यार यही अच्छे स्टॉक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, अभी हमने गलत स्टॉक्स इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं और वो आपको ये एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि यार आपको कैपिटल गेन्स वाले स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इधर आ जाएं, ये मैंने बनाया है विद कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन। करते क्या है, यहां पे हमने इसको 15% लिया है। मैं कहता हूं आपने पहले साल 20 कमाया, दूसरे साल 20 कमाया, बट उसके बाद फिर आपने 30% का नुकसान कर दिया, फिर आपने कमाया 50%, फिर आपने वही 15-17% ऑन एन एवरेज कमाना शुरू कर दिया। आपकी इन्वेस्टमेंट को 1 मिनट के लिए इग्नोर, आपका एंडिंग पोर्टफोलियो है 14 लाख रुपए, आपने पैसे लगाए 6 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 6 लाख रुपए। इसमें मैंने कहा 1 साल मार्केट अच्छी थी, ठीक थी, खराब हो गई, फिर उसके बाद बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद नॉर्मल हो गई। मार्केट ऐसे ही चलती है, राइट। आप 14 लाख पे पहुंचे हैं, 50% रिटर्न, 20% रिटर्न कमाने के बावजूद 30% क्योंकि 1 साल का आपका लॉस हो गया। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड में री इन्वेस्टमेंट भी नहीं की होती तो आप पहुंचते 16 लाख पे, क्योंकि नॉमिनल रिटर्न है, डिविडेंड के रिटर्न्स कम नहीं होते, हम सिर्फ यील्ड की बात कर रहे हैं। स्टॉक्स ऊपर चले गए, वो इंक्रीमेंटल रिटर्न होगा। यहां पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर ईफर्ट की कोई टारगेट प्राइस कहता है 200 रुपए की है और 150 रुपए का इस वक्त स्टॉक है जिसमें 20% की यील्ड है, आपको पता है ये ब्रोकर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये स्टॉक मुझे लगता है 200 रुपए का होगा और 200 रुपए का होते होते 20% का डिविडेंड भी देगा, यानी वो आपको देगा 0.2, आई होप मैंने, वो 30 रुपए का आपको डिविडेंड भी देगा और आपको 50 रुपए का कैपिटल गेन भी देगा। मैं कैपिटल गेन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो 15% के रिटर्न रखे हुए हैं। समझाने का मकसद क्या है, ये जो हमारे गुरुज हैं जो हमें समझाते हैं पहले साल से आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देनी चाहिए कैपिटल कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स के अंदर, और इमोशनल साइड को इग्नोर भी कर दें आप कि आपको कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपने ये 20% कमाने के बाद आपने कहा 30% का लॉस हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी। मैं कह रहा हूं आपने इमोशंस भी संभाल लिए, आपने कंसिस्टेंसी भी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया बिकॉज ये 30% का आपको लॉस हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं कि यह स्ट्रैटेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप 18 से 25 के बीच में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, आपके लिए मारी पेट्रोलियम और यूनिटी फूड में कोई फर्क ही नहीं है।
आपके लिए मीजान बैंक और पीआईए के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। और अगर आप अंधों की तरह बाजार के अंदर घुस गए, ये होगा आपके साथ। अब मैं आपको एक स्टेप आगे लेके चलता हूं कि अगर आपने बैक टेस्टिंग की कि फुरकान भाई हाँ मैं 18 साल का हूं, या मैं 20 साल का हूं, या मैं 22, 25, 24 साल का हूं, अब मेरी सेविंग्स होना शुरू हुई है, मुझे यह बताएं कि पहले का रिटर्न क्या था, 15% पहले का रिटर्न क्या था। यह है, हमने बैक टेस्टिंग करके निकाला है कि ईफर्ट में आपने पैसे लगा दिए होते या आपने डीसीआर में पैसे। मैंने ईफर्ट और डीसीआर क्यों यूज कर दिया? क्योंकि ईफर्ट का डिविडेंड हाईएस्ट है, डॉलमेन सिटी रीट का डिविडेंड लोएस्ट है, तो इन दोनों के बीच में आपका कहीं रिटर्न बनता। मैंने क्या किया, एग्जैक्ट डिविडेंड जो उन्होंने दिया है वो डाला है, मैंने एग्जैक्ट उनकी क्लोजिंग प्राइस डाली है। इसमें कंपाउंडिंग का रिटर्न ज्यादा होगा, मैंने नहीं किया है ज्यादा, क्योंकि आप जब क्वार्टर के एंड में डिविडेंड पे पैसे लगाएंगे और उसके बाद जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न ज्यादा बनेगा बनिस्बतन आप एक बार पैसे लगाएंगे। टेक्निकलिटी है, उसको इग्नोर कर दें आप। अगर आपने 6 लाख रुपए का इनिशियल अमाउंट लगाया होता, 6 लाख रुपए का अगर आपने इनिशियल अमाउंट लगाया होता, 69 रुपीज की प्राइस थी, आपने 69 रुपीज की आपकी प्राइस थी, आपने 8,600 शेयर आपके पास होते, फिर 13 रुपए का आपको डिविडेंड मिलता, फिर आपको 13 रुपए का एक और मिलता, फिर 16.5 का मिलता, फिर 13.5 का मिलता, फिर 20 रुपए 50 पैसे का मिलता। बाय द वे, मैंने डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया है, इस 6 लाख के अमाउंट को नहीं बढ़ाया है। अब यहां पे आप देखें, आपने जो पैसे 6 लाख रुपए लगाए थे, जो आपने 6 लाख रुपए लगाए थे, उसका केगर बन रहा है 29%। कितना बन रहा है? 29%। 21 लाख का आपका पोर्टफोलियो होता अगर आप ईफर्ट में पैसे लगा के, हम कहते हैं ना सेफ सेफ सेफ, इसमें तो रिटर्न नहीं बनता है। ये बैक टेस्टिंग करके मैं आपको बता रहा हूं ईफर्ट के अंदर आपको कितना पैसा बना होता। नाउ देयर इज नो गारंटी कि आपको 30% का आईआरआर बनता, बट कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं, ये जो मैंने आपको 200 रुपए की टारगेट प्राइस है, 150 रुपए का स्टॉक है, 20-30 रुपए का डिविडेंड है, वो अचीव हो रहा नजर आया आपको कि डिविडेंड यील्ड तो अभी भी आपकी, एग्जांपल के तौर पे इस साल की डिविडेंड यील्ड थी आपकी दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपकी डिविडेंड यील्ड थी इस साल की 18%, बट केगर आपका बना है 29% का। हर साल ऑन एन एवरेज इफेक्टिवली यील्ड कितनी बन रही है आपकी? आपकी यील्ड ऑन एन एवरेज बन रही है 20% की। वहां मैंने कितना यूज किया है? 15.7। मैंने कंजर्वेटिव नंबर यूज किया है, बट यहां पे आपको ऑन एन एवरेज लास्ट 5 सालों में ईफर्ट ने डिविडेंड कितना दिया है? 20%। आपने 6 लाख रुपए लगाए, सिर्फ जो डिविडेंड आया उसको री इन्वेस्ट किया, दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न। 30% केगर आपने बनाया होता। लेट्स अज्यूम कि आपने नया पैसा भी लगाया होता। वो कैसे किया है हमने? 6 लाख की नई इन्वेस्टमेंट है, पुरानी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पहले वाले शेयर इतने थे, डिविडेंड आपको इतना रिटर्न मिला, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट शेयर आपका इतना बना, आपने नया कैपिटल भी लगाया। इसके हिसाब से जब मैंने यही नंबर्स को यूज किया, क्लोजिंग प्राइस पे आप शेयर्स को खरीदते बगैर देखे कि शेयर की प्राइस क्या है, 74 है या 81 है या 61 है। आपने पहली एंट्री 69 में की है, 73 हो गया, आप में बहुत कॉन्फिडेंस होगा शेयर खरीदने का, आप शेयर खरीदेंगे, 6 लाख रुपए नए भी लगाएंगे और डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी करेंगे, बट उसके बाद 61 रुपए का रेट हो जाएगा, आप भागेंगे नहीं। आपको पता है कि ये वो कंपनीज हैं जो कि रियल मनी कमा के आपको डिविडेंड दे रही हैं, इनको री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको डिविडेंड दे रही हैं। आपने 61 पे भी लगाया, 74 पे भी लगाया, 81 पे भी लगाया, और 101 रुपए पे आपने ये नहीं कहा फुरकान भाई ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, अब मैं क्या करूं। आपने पैसे लगाए, रिटर्न बना आपका 6.7 मिलियन। आपने पैसे लगाए हैं 4.2 मिलियन, आप पहुंच गए हैं 6.7 मिलियन। डू यू सी द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट? बट ईफर्ट तो फुरकान भाई बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है, ये तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग इस्लामिक स्टॉक है, क्यों ना हम किसी ऐसे स्टॉक की बात करें जो नहीं देता इतना डिविडेंड। बिल्कुल सर, आपका थॉट सर आंखों पर। डीसीआर, जिसकी डिविडेंड यील्ड मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरी बाजार में प्रोबेबली सबसे कम होती है। ये देखें 10, ये आपकी एवरेज डिविडेंड यील्ड है 11% की। इससे कम तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, बट लेट्स से आपने सेफ्टी के लिए डीसीआर भी लेके डाल दिया है। नाउ लुक एट इट,
आपने वही 6 लाख रुपए लगाए क्योंकि 50,000 की हमने सेविंग वो अज्यूम की है, आप वहां पे अमाउंट चेंज करेंगे तो यहां पे भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड, 1 रुपये 32, वॉट एवर ये प्राइस थी, 12 में पहली एंट्री, फिर 11, 20, 10, 60 पे भी लिया आपने, इसमें कोविड का पीरियड भी आया, आप घबरा गए, डर गए। घबराना नहीं है, आपने लगाते जाना है। आपने इन्वेस्टमेंट की है ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए की, आप 11 लाख पे हैं। केगर कितना है? 13%। एवरेज कितना रिटर्न बन रहा है? 11%। 11 और 13 का फर्क क्यों है? क्योंकि डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहे हैं जो इसके बाद आप करना छोड़ भी दें, जो मैं आपके अगले केस में बताऊंगा, आप यहां पे अपने पोर्टफोलियो को छोड़ भी दें तो ये स्टॉक्स आपके पास पड़े होंगे जो आपको कैपिटल गेन्स बना के, डिविडेंड यील्ड बना के, आई एम सॉरी नॉट कैपिटल गेन्स, हो सकता है कैपिटल गेन हो गए, बोनस हो गया आपका, बट अगर कैपिटल नहीं हुआ तो भी आपको 11-12% की, 15% की डिविडेंड यील्ड देता जा रहा है। और अगर आपने री इन्वेस्टमेंट किया भाई, 4.7 मिलियन पे आप पहुंच गए। कहने का मकसद क्या है? डोंट थिंक कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बुढ़ों के लिए है। डोंट थिंक कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन के पीछे भागना है। इस वक्त 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स पे तो और इन्वेस्टमेंट पे तो, री इन्वेस्टमेंट पे तो मैं बहुत बात कर लिया हूं। एक बार और मैं आपको यह बताता चलूं, यहां पे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, यहां पे इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंसी, यहां पे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फॉर्मूलाज आर नॉट इंपॉर्टेंट। 15.7% वर्सेस 20% वर्सेस 25% वर्सेस 10% इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते चले गए, योर रिटर्न will be much better, your persistency will be much better, your compounding probability will be much better. आप इकोनॉमी पे, इंटरेस्ट रेट पे बेट नहीं कर रहे होंगे, आप उन कंपनीज पे बेट कर रहे होंगे जिसमें आप कह रहे हैं कि स्टोरी चाहे जो भी हो, खराब इकोनॉमी हो, अच्छी डिविडेंड यील्ड, अच्छी इकोनॉमी हो, डिविडेंड्स दीज कंपनीज विल पे। इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा तो कैपिटल गेन्स बन जाएगा। थैंक यू भाई, जैसे यहां पे बना है ना हमारा ईफर्ट के अंदर 73 से 101। ये क्या है? लोगों को लग रहा है हालात बेहतर हो रहे हैं, कोविड के पीरियड के बाद हम इंटरेस्ट रेट में बेहतरी में, साल के बीच में बहुत सारी न्यूज हमने इग्नोर कर दी हैं, हमने क्वार्टरली री इन्वेस्टमेंट कर दी है, बगैर देखे हम 101 पे भी री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक योर पोर्टफोलियो इफ यू आर बिटवीन 18 till 25। बिफोर आई लेट यू गो, मैंने एक और बैक टेस्टिंग बनाई है विच इज कैपिटल गेन्स। फुरकान भाई, मुझे एक ऐसा गुरु मिल गया है जो कि मुझे यूनिटी और मीजान के बीच में डिफरेंस बताने को तैयार है। मुझे एक ऐसा गुरु मिल गया है, एक ऐसा मेंटोर मिल गया है जो मुझे पीआईए और मारी के बीच में डिफरेंस बताने को तैयार है। तो क्या करें? कम ऑन, लेट्स ट्राई इंटरलूप। एक एवरेज कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टॉक है, 46 पे हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, वही 6 लाख को हमने इन्वेस्ट किया। 55 पे भी हमने जो डिविडेंड आया, छोटा मोटा जो भी आता है, वो री इन्वेस्ट किया। हमने नए पैसे कुछ नहीं लगाए, हम पहुंच गए 6 लाख से 12 लाख पे। ये फुरकान भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कैपिटल गेन स्टॉक्स के अंदर वो पैसा आपकी जेब में री इन्वेस्टमेंट करके नहीं दे रहा है। वंस अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट यहां पे हो सकता है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू, बिकॉज मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने आया हूं। हर कंपनी बैकएंड के ऊपर जो कैपिटल ओरिएंटेड कंपनी होती है, री इन्वेस्टमेंट जो अपने पास करते हैं, डिविडेंड नहीं देते हैं, री इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं, बट वो उनकी री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको बताती है कि आपने री इन्वेस्टमेंट अच्छी की है या बुरी की है। यानी 5 साल अगर बुरे गुजर गए ना और स्टॉक की प्राइस अगर हिली नहीं, तो वो कंपाउंड तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह लकी मैं आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको मारी की एग्जाम्पल दिया, कर रहे हैं, बट स्टॉक मार्केट उसको वो वैल्यू नहीं दे रही है। और मसला पता है कहां आएगा? इन स्टॉक्स के अंदर मसला आएगा यहां पे। ये जब पीरियड गुजरेगा ना कि यार पहले साल रिटर्न आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल फिर जब लॉस होगा ना, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत गलत बात है। लॉस डिविडेंड यील्ड वाले में भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और फिर आप यहां पे री इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, डिविडेंड तो आपकी जेब में आ रहा होगा ना, आपके कैश में रियलाइज होगा, आप चेक फाड़ के देंगे, आपको पता है ये पैसा आपने नया मार्केट के अंदर लगाया है। तो कॉन्फिडेंस विल कम, कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग परसिस्टेंसी,
कॉन्फिडेंस विल एक्सप्लेन यू कि कंपाउंड हो सकता है, परसिस्टेंसी विल ब्रिंग कंपाउंडिंग। इसी तरह अगर मैं आपको मारी पेट्रोलियम, वन ऑफ द कंपाउंडिंग मशीन, इसके अंदर ये देखें, पहले साल के बाद ही दूसरे साल के अंदर आपको लॉस हो गया। जो 6 लाख रुपए आपने लगाए थे वो आपके हो गए, कोई तीसरे साल के अंदर आपके 5,01,000 रुपए हो गया। आप में कॉन्फिडेंस होगा नया पैसा लगाने का। दिस इज वाई आई सी कि कैपिटल गेन्स ओरिएंटेड स्टॉक के अंदर अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो अभी दूर रहना है हमने। हम अभी चलते हैं सेकेंड फेज के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन्स या कंपाउंडिंग मशीन के अंदर आपने इन 7 सालों में नॉलेज कैसे हासिल की है और अब आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखता है। अब हम लोग आ गए हैं हमारे एज ब्रैकेट बिटवीन 26 एंड 40। अब ये एज ब्रैकेट जो है वो बहुत ही यूनिक होता है, बट वो चीजें जो हम पहले करते आए थे अब हम उसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हमारे पास समझ का वक्त नहीं था। हम गलत नहीं होना चाहते थे कि हम अपनी परसिस्टेंसी को छोड़ दें और कंपाउंडिंग के पीरियड को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। बट अब इन 7 सालों के अंदर हमने स्टॉक मार्केट को सीख लिया है। यानी कि हम ये पीरियड में जब री इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग मशीन्स कौन सी होती हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्लिकल स्टॉक्स कौन से होते हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा होता है, डिविडेंड यील्ड तो हम करते ही आए हैं, बट जो हम कर रहे थे उसको भी समझ रहे थे, क्यों ईफर्ट, क्यों एफएफसी वगैरह वगैरह। अब ये पीरियड ऐसा है जिसमें हमारा फोकस होगा सेविंग्स के ऊपर एज मच एज पॉसिबल, बट ये पीरियड में सेविंग्स प्रोबेबली डाउन द लाइन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैंने एक पोर्टफोलियो का वो बनाया था कि इस एज ब्रैकेट के अंदर आई विल बी सेविंग 50, 60, 65, 70%। बट मुझे पता था जैसे ही मेरी शादी होगी, अब अल्लाह ने बच्चे इनायत फरमाए मुझे, तो उसके बाद मेरी सेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी। मेरी आज भी 25-30% की सेविंग है, बट सेविंग्स हैं। बट फर्क पता है क्या है, वहां से मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब ये पीरियड कौन सा है? ये पीरियड वो है जिसके अंदर हमारी पीक अर्निंग ईयर्स हैं। कोई बंदा जो कि जूनियर पोजीशन से शुरू करेगा वो सीनियर पोजीशन पे आएगा। हम जॉब्स को स्विच करेंगे, पैसे बनाएंगे, साइड में कंसल्टेंसी शुरू करेंगे, उसमें पैसे कमाएंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस में पैसे लगा देंगे, उसमें पैसे कमाएंगे, और हमारे पास एक पुराना पोर्टफोलियो है जो कि पैसिवली हमें इनकम क्रिएट करके दे रहा है। बट एज वी गो डाउन द लाइन हमारी परसेंटेज सेविंग्स कम हो जाएंगी। सो क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेट मी मूव अहेड एंड स्ट्रेट कम टू द फोकस कि इस एज ब्रैकेट में आपका फोकस होना क्या चाहिए। इस एज ब्रैकेट में आपका अभी भी फोकस सेविंग्स पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप सेविंग करेंगे ना तो आप री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड्स या स्टॉक्स आप कर पाएंगे। अगर आपने इस एज में आपकी सेविंग कम हो गई या ना हो गई, आई वोंट ब्लेम यू अगर आपकी खत्म हो जाए तो, बट स्टार्टिंग ईयर में अगर आपकी शादी नहीं हुई है 26, 27, 28, 29, 30 में, यू शुड स्टिल सेव, या फिर यू शुड स्ट्राइव टू मेक एन इनकम 5, 6, 7 लाख जहां पे आप फिर भी सेव कर पाएं, हैविंग समथिंग ऑफ अ सॉर्ट कि आप खर्च भी कर रहे हो, गाड़ी की भी अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप कर रहे हैं, गाड़ी आपने खरीद ली, घर के लिए अगर आपको कुछ डाउन करना है तो आप कर रहे हैं, फिर भी कुछ सेविंग के आप काबिल हो। मैंने क्या अज्यूम किया? मैंने अज्यूम किया कि आपकी इनकम बढ़ गई है, जो लाख रुपए थी अब आपकी 3 लाख रुपए की इनकम हो गई है। आपको लगता है कि 3 लाख की इनकम नहीं सही है, 2 लाख का नंबर कर दीजिएगा आप, बट मैंने अज्यूम किया है यहां पे आप 25% सेव करेंगे। लाख का 50% इज 50,000 रुपए, 2 लाख का 25% इज स्टिल 50,000 रुपए। और अगर 2.5 लाख रुपए की सैलरी आपकी हो जाती है, अदर इनकम्स मिला के वगैरह वगैरह, इसमें मैं पोर्टफोलियो की इनकम को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं, अगर हो जाती है तो स्टिल यू विल बी सेविंग मोर देन व्हाट यू वर बिफोर। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या फोकस करना है? ये टाइम है जब हमारे पास कॉन्फिडेंस है, पीछे हमारे पास पैसा है, नाउ वी कैन री इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द कैपिटल गेन स्टॉक्स, या जो नया पैसा आ रहा है उसको हम कैपिटल ओरिएंटेड अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स या सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ कोर्स
उम्मीद तो यह है कि ज्यादा होगा, बट हम झटकों के लिए भी तैयार हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू द एक्सेल शीट, और यहां पे मैंने 2 बास्केट्स के अंदर चीजों को तोड़ दिया है. आप अगर मेरे साथ 18 से 25 वाले फेस को फॉलो करते आए हैं और आप अभी भी सेव कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा. और अगर आपने 26 साल की उम्र में ही शुरू किया है तो आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा. मकसद क्या है समझाना, अर्लियर द बेटर. बट अगर अर्ली नहीं कर सकते तो क्या होगा आपके साथ, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट. ये है आपका डैशबोर्ड. सो अब हमने ओल्ड पोर्टफोलियो पे पहले बात करते हैं कि अगर आपका ओल्ड पोर्टफोलियो आप वहां से लेते आ रहे होते तो मैंने वहां से लिंक कर दिया, आप वहां नंबर चेंज करेंगे तो यहां भी चेंज हो जाएगा. अब आपकी स्टार्टिंग ईयर 26वें साल की उम्र में ये है. आपका अभी भी 15, वो जो हमने डिविडेंड वाले स्टॉक्स लिए हुए थे उसको हम हिलाएंगे नहीं. 12 लाख रुपए साल का प्रॉफिट आपके पास अभी भी आ रहा है, और सिर्फ इसी को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर. ठीक है, दिस पोर्टफोलियो अलोन विल बी वर्थ 7 करोड़ रुपए विदाउट री इन्वेस्टमेंट. आपने पैसे कितने लगाए, 7.8 मिलियन जो यहां पे आपने लगाए थे. 7.8 था ना, ये आपने री इन्वेस्टमेंट लगाए थे. अगर आप चाहें कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितनी थी तो आपकी 17 की इन्वेस्टमेंट थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस है कि भाईजान अब आपकी सैलरी 3 लाख रुपए की है, 25% आप सेव कर सकते हैं और 75,000 रुपए की आपकी सेविंग है. नंबर्स कैन चेंज, बट दिस पोर्टफोलियो इज एंटायरली गोइंग इनटू कैपिटल गेन्स ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स. ठीक है, अब मैं आपको हिलाने का तरीका बताता हूं कि आप हिलाएंगे कैसे. यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये नया पोर्टफोलियो है जो कि हम कैपिटल गेन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम जो भी कमा रहे हैं री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. आप चाहें तो यहां पे इसको 15% कर दें, आप चाहें तो यहां पे इसको 5% कर दें, आप चाहें यहां पे इसको 25% रखें और इस सैलरी अमाउंट को आप 2.5 लाख रुपए कर दें, आप सैलरी अमाउंट को 2 लाख रुपए कर दें. जो भी वॉट एवर दैट अमाउंट इज, आप खेलना चाहें तो आप कर सकते हैं. क्योंकि मैंने 3 लाख पे केस बनाया था तो अभी मैं एज इट इज 3 लाख के हिसाब से कर रहा हूं. सेविंग आपकी निकल रही है 75,000 रुपए, ये हम कैपिटल गेन स्टॉक्स के अंदर लगा रहे हैं. ठीक है, 9 लाख रुपए पहले साल में लगाया है, 15% हमने एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में कमाया. ईयर 3 के अंदर हमने इसको कर दिया 50%, ईयर 3 के अंदर वापस 50%, और फिर हम इसको ले गए 15% के ऊपर. ठीक है, ये मैं येलो कर रहा हूं सो दैट अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप करें कि 50% भी अगर किसी साल के अंदर रिटर्न ना बने अच्छे पोर्टफोलियो में बना के तो क्या फायदा हुआ. आप चाहें तो इसको चेंज कर दें. आप कहें नहीं कंजर्वेटिव होना है, मुझे यहाँ पे -30, यहाँ पे -30 बिकॉज ये कैपिटल गेन्स वाला स्टॉक्स है, तो मैं क्या करूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं. बट लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ भी 50 बनाया, यहाँ भी 50 बनाया, फिर आप 15 पे आ गए, यहाँ पे 30 का आपका लॉस हो गया, फिर अगले साल फिर आपका 30 का लॉस हुआ, और फिर मार्केट ने कुछ झटके दिखाए और फिर 15% पे आप वापस आ गए. यहाँ पे अब मैं फिर येलो करके आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको चेंज कर दें. मैं इसको 20 कर देता हूँ, मैं इसको भी 20 कर देता हूँ, और इसको मैं वापस पहले साल पे ले जाता हूँ. ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप री इन्वेस्टमेंट करते चले गए, आपकी एंडिंग वैल्यू हुई 34 मिलियन. बिकॉज ये प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं हुआ, आपने, मैंने कहा 40 ईयर्स पे आप डायरेक्ट आ गए हैं, पहुंच गए. आपने री इन्वेस्टमेंट ये साल नहीं किया, वरना 41 साल का रिटर्न बनता. आपका एंडिंग बनता है 34. आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 13 मिलियन. आपने झटके मार करके सब कुछ कर करके आप 3.5 करोड़ पे पहुंच गए हैं 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर. आप चाहें तो यहां पे आप इसको 25 कर दें, आप चाहें तो यहां पे कंजर्वेटिव होने के लिए -30 कर दें. आप जो नंबर चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि हम रिस्क लेंगे तो यार ऐसे साल तो गुजरेंगे जिसमें हमने 50% का भी रिटर्न कमाया होगा. बाय द वे 2023 और 24 जब से मैंने कम्युनिटी का पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिविडेंड यील्ड वाले हैं, वो 50% की 100% की रैली कर गए. तो 50% इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यहां पे स्टॉक्स क्या लेना है, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ. बट अगर आप कम्युनिटी का पार्ट हैं तो आपको पता होगा कि हमने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस की हैं, कैपिटल गेन्स के लिए हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं, डिविडेंड के लिए कौन से स्टॉक्स लिए हैं. मैं इसके अंदर अभी जा नहीं सकता हूं. ठीक है, बट अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे, वही 5-8 स्टॉक्स होंगे. टेक्सटाइल के अंदर एक स्टॉक निकल रहा होगा, इस्लामिक बैंक के अंदर एक स्टॉक निकल रहा होगा, पेट्रोलियम के अंदर एक स्टॉक निकल रहा होगा, आपका फूड के अंदर एक स्टॉक निकल रहा होगा, कैन मेकिंग, इधर उधर की जो साइड के जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस हैं, वो होंगे इसके अंदर. तो आई एज्यूम कि आपने पोर्टफोलियो के अंदर 50% रिटर्न कमा लिया. बाय द वे यहाँ पे फिर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूं, 14 का रिटर्न वॉज 50%, 15 का रिटर्न वॉज 50%, 16 का रिटर्न वॉज
नहीं 10% पॉजिटिव, 17 का रिटर्न वॉज अगेन 50%, ठीक है। सो रिटर्न तो बहुत तेजी से बने थे, ठीक है। मैंने शायद ईयर्स ऊपर नीचे कर दिए, 13-50 था, 14-50 था, 15-50 था, 15 -10 था, 16 फिर 50 था। तो 2 साल 50-50 आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने आगे जाके नुकसान भी ले लिया है। मैंने कहा भाई 30% का लॉस भी हो गया, फिर भी यू आर मेकिंग मनी। ये पैसा पता है कहाँ से आ रहा है? कंपाउंडिंग से आ रहा है, बिकॉज आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना पैसा। यहां पे आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, फिर आपने 1,75,000 प्लस आपने 9 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए। जरा सा आगे निकलते हैं और देखते हैं न्यू पोर्टफोलियो विदाउट इनफ्लो। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे फुरकान भाई 9 लाख रुपए हैं, सेव करके आया हूं, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद यह है कि भाईजान, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कि री इन्वेस्टमेंट के बगैर बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे मैंने क्या किया था? -30, यहाँ पे हमने किया था -30, फिर हम यहाँ पे आके 20% यह आपको अपडेटेड शीट मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 कर दिया। विदाउट री इन्वेस्टमेंट आप यू आर स्टिल एट 5.4 मिलियन, बट ये लॉसेस देख रहे हैं, आपके लंबे लंबे लॉसेस हो रहे हैं और आप शायद घबरा भी जाएं, कंफ्यूज भी हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे -30 हो जाए, यहाँ पे -30 हो जाए, यहाँ पे 50 हो जाए, यहाँ पे 50 हो जाए, आप 5.4 पे पहुंचे। कहने का मकसद क्या है? विदाउट री इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड मनी, बट ये 54 लाख रुपए हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बिग। अगर आप वन टाइम भी लगा के छोड़ सकते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे वन टाइम लगा के छोड़ देना है, कैपिटल ओरिएंटेड स्टॉक्स में लगा के छोड़ना है, तो दिस इज द पोर्टफोलियो दैट यू विल सी। बट फुरकान भाई, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, मैंने तो ये 18 से 25 वाली जर्नी फॉलो ही नहीं किया है, अब मैं क्या करूं? तो भाई, अगर आपको स्टॉक, अपने आप से 2 सवाल पूछें कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है या नहीं पता है। एक सवाल पूछें, सॉरी। अगर आपको मिलता है जवाब कि नहीं यार मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, मुझे एक अच्छा मेंटोर है मेरे पास, तो फिर आप कैपिटल गेन्स वाले पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएं, देन यू विल कम अप समवेयर हियर। ये फॉलो करेंगे आप, न्यू पोर्टफोलियो विद इनफ्लो। सिर्फ ये नंबर्स को आप चेंज करेंगे, ये परसेंटेज को आप चेंज करेंगे। बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली मैं यहां बैठ के नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्टली रिटर्न आपका कितना बनेगा, बट दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न जो कि मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, सॉरी, आप 26 से 40 में वही करेंगे जो आप 18 से 25 में करने वाले थे, विच इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। 9 लाख रुपए लगाए, फिर अगले साल फिर बढ़ाया, यू विल एंड अप एट 50 मिलियन रुपए बाय द एज ऑफ 40। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना इस एज के अंदर, ये एज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 26 साल की उम्र में शादी कर ली, आपके पास पहला 9 लाख नहीं आया, हो सकता है दूसरा 9 लाख आपके पास आ गया, आपकी शादी में खर्चा हो गया। अगले साल आपने गाड़ी ले ली, फिर 9 लाख नहीं आया, हो सकता है कि आपके पास 9 लाख 3 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने कहीं से पैसे निकाल लिए, कि रियल एस्टेट का आपका रिटर्न बन गया, स्टॉक मार्केट में आपने एक साथ कोई बड़ा रिटर्न बना लिया। कंसिडर इट एज अ गाइडिंग नॉर्थ, दीज नंबर्स आर नॉट फाइनल। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन चेंज। आज के डिविडेंड यील्ड आज के हालात रहे और यही स्टॉक्स के रिटर्न आ गए तो ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया तो यू विल एंड अप एट 59। ये 17 नहीं हुआ, थोड़े से हालात ऊपर नीचे हो गए, ये 13 हो गया, 13 में यू विल एंड अप एट 41, बट यू विल मेक मनी एंड दिस इज काइंड ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। वंस अगेन, ये उसी क्लास में है जहां 18 से 25 वाले में थे। तो क्या कर रहे थे हम, वो वहां पे जाके देखें। अगली बात हम करेंगे कि अब हम ऐसी एज में पहुंच गए जहां पे हमने बड़े बड़े खर्चे अपने निकाल लिए हैं, पोर्टफोलियो भी हमारा डिसेंट है, बट हम नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट इट इन द 41 to 60 का ब्रैकेट। नाउ वी आर एट 41 to 60 का ब्रैकेट। बाय द वे, जैसे जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने एज को आगे किया, नंबर्स थोड़े से कोमिंगल्ड हो गए। मार्केट के नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी सेविंग के नंबर्स के, क्योंकि उस एज के अंदर जो 26 से 40 साल की एज है, सेविंग्स मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि सेविंग्स ज़्यादा हो जाएं, हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी, आप 2 लाख रुपए कमा रहे थे, अचानक से आपको 4 लाख की अपॉर्चुनिटी कहीं मिल गई, आप 4 लाख में चले गए, सेविंग का नंबर बड़ा हो गया। बट दिस इज अ जर्नी। जो 18 से 25 में आपने सीखा है वही आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपने पैसे कमाने हैं, पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। अब यहां पे मैं कहता हूं यार, आप पहुंच गए हैं 41 to 60 और अनफॉर्चुनेटली मैं यहां नया पोर्टफोलियो बनाने का आपको
एडवाइस नहीं कर सकता। बनाना चाहें तो दिस न्यू इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो विल बी योर्स, कि अगर आप 40 साल की उम्र में भी, लोगों की इनकम तो खत्म नहीं होती है, लोग कमा रहे हैं, जो भी पैसा आपका पोर्टफोलियो इस तरह दिखेगा। पर अगर आप पुराना पोर्टफोलियो करते हुए आए हैं तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाईजान सबसे पहले तो 35% ऑफ योर ओल्ड पोर्टफोलियो विच वॉज दिस 100 मिलियन का जो आपका पोर्टफोलियो बना है, मेरे नंबर्स के मुताबिक आपका फर्क हो सकता है। जो भी पोर्टफोलियो की आपकी एक्चुअल वेल्थ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है, उसको आप कैश फंड्स के अंदर, कैश इन्वेस्टमेंट के अंदर ले जाएंगे। आपको नहीं पता है कब आपको इलाज की जरूरत पड़े, आपको नहीं पता है कि कब आपको घर खरीदना नया पड़ जाए, कब आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कब स्टॉक मार्केट 50-60% आपको नीचे मिलना शुरू हो जाए और आप पे पैसे डाल दें। तो आई सजेस्ट 35, 40, 30% गोज इनटू कैश। कैश में क्या रिटर्न होगा, 8-9% होगा। बाकी डिविडेंड पोर्टफोलियो के अंदर विदाउट न्यू इनकम पड़ा रहेगा। 15% ऑन एन एवरेज मैंने रिटर्न अज्यूम किया है। प्रॉफिट फ्रॉम डिविडेंड्स आपको आ रहा होगा 10 मिलियन रुपए, आपको प्रॉफिट फ्रॉम कैश आ रहा होगा 3 मिलियन रुपए। आप महीने के 11-12 लाख रुपए फिर भी निकाल रहे होंगे। बाय द वे, वंस अगेन, जितना हम दूर जाएंगे ये नंबर छोटे और बड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूं, इसको फॉलो करें। कितना था, 11,20,000 रुपए। लेट्स कम टू द फर्स्ट शीट। 25 साल की उम्र में आप शुरू करते हैं, बट आप 25,000 रुपए सेव कर पाते हैं, तो आप 25% की सेविंग है। ये नोट करें, ये नंबर पे हम कहां पहुंचे हैं, हम एंडिंग नंबर पे आएंगे और एंडिंग नंबर का मंथली नंबर आपका बनेगा 7,44,000। 50% का आपका नंबर उड़ गया। आपकी सेविंग कुछ नहीं है, तो सेकंड पोर्टफोलियो के अंदर से आप इसको लिंक करेंगे कि यहां पे मेरी वेल्थ कितनी है और आपका रिटर्न कोई 5-5 लाख रुपए का हो रहा हो। समझाने का मकसद क्या है, अर्लियर द बेटर, बट ये एज है जिसके अंदर सेफ्टी कम बिकम्स द प्रायोरिटी। ये वो सेफ्टी नहीं है जब आपके अर्निंग ईयर्स आपके आगे हैं। आप अभी लाख रुपए कमा रहे हैं, आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक जा सकते हैं। ये वो एज है जब रिटायरमेंट आपको नजर आ रही है। ये वो एज है जिसमें आपको इलाज के खर्चे नजर आ रहे हैं। ये वो एज है जब आपको बच्चे को बाहर भेजना है, उसके खर्चे आपको नजर आ रहे हैं। तो यहां पे हम वो वाली सेफ्टी की बात नहीं कर रहे कि कैपिटल गेन्स नई सेफ्टी है, डिविडेंड वाली सेफ्टी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की कि कैश इज द सेफ्टी। हो सकता है आपको लगे, फुरकान आई एम वेरी सेफ राइट नाउ, मुझे 45 साल की उम्र तक ये पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहां पे आएंगे कैरी फॉरवर्ड वाले पोर्टफोलियो के अंदर, जहां 40 बना है वहां 5 साल और ऐड कर देंगे। आप कहेंगे यार मैं दुबई में काम कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट की ऑयल कंपनी में काम कर रहा हूं, ये मेरी अर्निंग्स के टॉप ईयर है। आप पागल हैं जो कह रहे हैं कि 40 ईयर्स की उम्र में टॉप ईयर होता है। भाईजान 50 ईयर्स की उम्र में होता है। द न्यू नॉर्मल इज दैट। यहां पर आप ऐड करें, 50 to 70 बिकम्स योर न्यू नॉर्मल। आप इस पूरी एक्सेल की शीट को खेल सकते हैं। कहने का इस पूरे कोर्स का मकसद क्या था, इस पूरे कोर्स का समझाने का मकसद यह था कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर रॉ मटेरियल। इस शीट को खेल के देखिएगा, आपको नजर आएगा कि अगर आप शुरू के 5 सालों में सेव नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न में कितना फर्क आता है। यहीं पे देख लें, 34 मिलियन वर्सेस 41 मिलियन, क्योंकि आपने यहाँ पे 25% 75,000 सेव कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड में आप कैपिटल गेन्स में, यहाँ पे आप न्यू इनफ्लो नहीं कर रहे हैं, तो और न्यू इनफ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे आके देखें आपका रिटर्न कितना है। खैर, समझाने का मकसद क्या है, सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में ट्रू नॉर्थ इज कि मेरा ईयर है 18 से 25 मार्केट को समझने का। यहां पे मैं अपने डिविडेंड्स कमा के अगर कोई कोर्स खरीदता हूं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे बंदे से। मैं मेंटोर पकड़ता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे बंदे से। मैं उसको पकड़ के रखूंगा अगले 4-5 सालों तक। मुझे मेरे 20 साल 25 साल की जर्नी देखनी है। पहले हमने क्या किया, हम कैपिटल गेन्स में नहीं गए। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कैपिटल गेन्स का क्या नुकसान है। आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो क्या नुकसान है, और कैपिटल गेन्स कर लिया तो कितना परसिस्टेंसी मिल जाएगी आपको, और फिर आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। अगर आपको ये पोर्टफोलियो की वीडियो एज ब्रैकेट समझ में आया हो तो डू ड्रॉप मी अ कमेंट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर द कमेंट्स, इट विल हेल्प मी टू रीच मोर ऑडियंस, एंड जितने ज्यादा मैं ऑडियंस से पहुंचूंगा, हम क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को बना पाए। और अगर आप कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप उसके इनसाइट देख रहे हैं, वहां पे भी आप मुझे रिव्यू छोड़ सकते हैं। कोई सवाल हो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक्सेल की शीट में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, ये एज ब्रैकेट ठीक नहीं है, चेंज होना चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल डू दैट एंड सेंड अ न्यू शीट। बट अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज।